हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश की 9th क्लास की जो कावेरी बुक है उसका 3rd चैप्टर विंड चेंजेस। विंड चेंजेस का ये जो देखिए चैप्टर है ना, ये आपके हिस्ट्री से या एंशिएंट टाइम से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे लिए हमारे हेरिटेज, हमारे कल्चर को आज तक जिंदा लिए बैठे हुए हैं। तो ये वो चीज है जो हम भूल चुके हैं, अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को। इसके थ्रू वो सारी चीजें हमारे माइंड में दोबारा से चलने लग जाएंगी। जैसे कि पहले था, पहले अगर हम बात करें, जो लाइट जब नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग गर्मियों के टाइम पे क्या यूज करते थे? अब हवा तो चाहिए ही चाहिए सबको, तो वो ऐसी क्या चीज यूज करते थे जिससे उनको हवा मिलती थी? तो वो उसको बोल सकते क्या, पंखे का बीजना टाइप बनाकर उसको यूज करते थे। ठीक है, उसके पंख से वो हवा करते थे। तो ये जो एक हवा करने के लिए जिन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था, इसी को उन्होंने जो विंड्स थी उसको चेंज कर दिया। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा ये चैप्टर है। तो चलिए डिटेल में आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। डज एनीवन इन योर फैमिली यूज अ हैंड फैन? आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कि आपकी जो दादी है, नानी है, या उनसे भी जो ज्यादा एज्ड लोग हैं, वो कभी अगर बाहर बैठे हुए हैं, लाइट चली गई है, तो वो क्या करते हैं? कोई मतलब उन्होंने किसी चीज का कवर ले लिया, वो उससे हवा कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ हैंड फैन ले रखा है, हैंडमेड जो फैन होते हैं उनका यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में उनकी जो शेप है वो प्लास्टिक्स ने ले ली है। किसने ले ली है? प्लास्टिक। आजकल आपको मार्केट में प्लास्टिक के फैन मिलेंगे, जिससे हवा अच्छी तो लगती है बट हाथ भी उससे दर्द कर जाते हैं। तो क्या, कौन से फैन हमें मिलेंगे? प्लास्टिक के फैन मिलेंगे। क्या शुरू से ही वो प्लास्टिक फैन यूज हो रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। तो पहले जब टाइम आया, स्टार्टिंग जब टाइम था, तो उस टाइम पर वो हैंडमेड फैन तो थे, बट वो बनाए किस तरीके से जाते थे? व्हाट डू यू कॉल इन इट योर लैंग्वेज? और आप सबकी लैंग्वेज में हैंड फैन को किस किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके यहाँ पर जो हैंडमेड फैन होता है उसको किस नाम से बुलाते हैं। जैसे हम ऐसे हवा करते हैं ना, तो हैंड फैन हो गया, उसको आपके यहाँ किस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट मेड ऑफ? और किस तरीके से उसको बनाया जाता है? जो मटेरियल उसमें यूज होता है वो क्या यूज होता है? क्योंकि देखिए, हर जगह हर स्टेट अलग है, हर स्टेट का अपना कल्चर है। तो उस फैन में वो अपने कल्चर को उतार देते थे पूरा का पूरा। तो फैन देख के ही आप ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये किस जगह का हो सकता है। तो अगर आप किसी भी बंगाल से बिलोंग करते हो, यूपी से बिलोंग करते हो, राजस्थान से, हरियाणा से, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, तो आपके फैन में वो चीजें उसमें दिखाई देंगी, आइडेंटिफाई होगा उसमें आपका कल्चर। इट इज ऑफिशियली पब्लिश एज एन एनोनिमस और स्टाफ रिटर्न पीस मेंट फॉर टू एजुकेटेड स्टूडेंट एंड ट्रेडिशनल इंडियन पंखा हैंड फैन क्राफ्ट। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये किसने लिखा है? उसका भी कोई नाम ऐसे है नहीं, एनोनिमस है, क्योंकि उसके बारे में क्लियर डिटेल्स नहीं है कि किसने ये चैप्टर लिखा है। बट हम ये चैप्टर सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ट्रेडिशनल इंडियन जो ट्रेडिशनल पंखा है उसकी नॉलेज मिल सके, वो अपने ट्रेडिशनल चीजों को समझ सके। तो इसी पर्पज से आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम ये चैप्टर। एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। द टर्म पंखा, ये जो पंखा वर्ड है ये कहाँ से आया है? प्रिवलेंट थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्राइव्स फ्रॉम पंख। ये जो पंखा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है ना, ये किससे हुआ है? पंख से। ठीक है, किससे ओरिजिनेट हुआ है? पंख से। ये पंख देख रहे हो, फेदर आप देख रहे हो, तो इन फेदर से ही इनको पंख बोलते हैं। तो इन्हीं से पहले बनाए जाते थे। पहले जो हैंड फैन बनाए जाते थे वो फेदर से, पंख से बनाए जाते थे, इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया था? पंखा। ठीक, किससे बनते थे? पंख से, तो उसका नाम क्या पड़ा? पंखा। विच मीन्स अ बर्ड्स फेदर, जिसका मतलब होता है बर्ड के फेदर, बर्ड्स के पंख। This etymology underscored the object's earliest inspiration, lightweight handheld fans, and replicated the form and function of feathers of to generate air flow। और इसका काम क्या होता था? एटिमोलॉजी ये है
कि ये इंस्पिरेशन का काम करता था, लाइट वेट होता था। जो फैदर होते हैं, आपने इस टाइप के फैदर देखे होंगे, जब कभी बर्ड्स आपकी छत पे, आपकी रूफ पे कुछ पंख छोड़कर चले जाते हैं या आपको कहीं रास्ते में आते जाते कुछ फैदर्स मिलते हैं तो हम उसको कलेक्ट करते हैं। तो आपने उसका वेट देखा, कितना वेट होता है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है। आप फूंक मारो और वो उड़ जाएगा, इतना लाइट वेट होता है वो। तो ये लाइट वेट है, तो इसलिए जो हमारे हैंड्स है वो इजिली मूव कर सकते हैं। इसलिए हमने इन फैदर्स का यूज किसके लिए किया, इस फैदर्स हमने जनरेट किया एयर को फ्लो करने के लिए, क्योंकि फैदर का काम क्या होता है, एयर को फ्लो करना। तभी तो बर्ड्स उड़ पाते हैं, क्योंकि एयर उनके जो विंग्स होते हैं उनके, वो एयर को कट करते हैं, तो एयर फ्लो का काम करते हैं। इसलिए हमने इनके फैदर से क्या जनरेट करा, पंखा, जो हमें कब रिलैक्स फील करवाते थे, जब हवा नहीं चलती थी समर के टाइम में। इन एंशियंट इंडियन दीज फैंस नोन एज पंखी। एंशियंट टाइम में इंडिया में बहुत ही पुराने समय में इसको क्या बोलते थे, पंखी। किस नाम से जाना जाता था, पंखी। हैव सिग्निफिकेंट इंपोर्टेंस इन डेली लाइफ पीरियड टू द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम। और ये एक मैकेनिकल कूलिंग सिस्टम था जिसकी वजह से हमें ठंडक फील होती थी। Their simplicity, portability, and effectiveness render them indispensable, particularly in tropical climates where relief from heat was crucial. उन जगहों पर इनका ज्यादा यूज किया जाने लगा जहां पर जो समर थी वो बहुत ही हार्श होती थी, मतलब गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो लोग खुद को रिलैक्स फील करवाने के लिए इन विंग्स का, सॉरी इन फैदर्स का यूज करते थे एज अ पंखा। ठीक है, एज अ पंखा इनका यूज करते थे। जो छोटे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पंखी। ये छोटे से लेकर बहुत ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं। मंदिरों में ले लो, ठीक है, और शादी में ले लो, राजा महाराजा के यहाँ ले लो, हर जगह आपको ये पंखे देखने को मिलेंगे। और इनका जो साइज होता है वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये नहीं है सिर्फ आपको छोटे से ही देखने को मिलेंगे, छोटे से लेके बड़े तक आपको हर साइज में मिल सकते हैं। इंचेस से लेके सेंटीमीटर्स तक में आपको ये हर साइज में पंखे मिल सकते हैं। ये देखिए, historical evidence of Pankhi is found in ancient artistic and cultural expression, Buddhist wall painting at Ajanta। और historical पंखी को देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या पुराने टाइम में भी थी या नहीं थी, क्या ये बात सच है या झूठी है, इस बात को प्रूव करने के लिए आप अजंता की गुफाओं में जब जाओगे तो वहां पर जो बुद्धिस्ट की वॉल पेंटिंग है, तो उन वॉल पेंटिंग में आप देखोगे कि उन्होंने अपने हाथों में क्या पकड़ रखे हैं, पंखे पकड़ रखे हैं, पंखी को पकड़ रखा है। तो अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग बनी हुई है, वॉल पेंटिंग जो बनी है, उसमें भी हमें ये देखने को मिलते हैं। डेटिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली, और डेट के अराउंड क्या हो सकती है, 22nd सेंचुरी सीई, मतलब 22nd सेंचुरी में हमें ये देखने को मिलते हैं। इतने पुराने हैं ये पंखे। Despite figures holding fans indicating their use in both daily and ceremonial context। तो इसको हम अपने डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, जब कोई सेरेमनी होती है लाइक शादी वगैरह, तो उसमें भी इनका यूज किया जाता है। इन एडिशन ऑफ पेंटिंग्स रेफरेंस टू फैंस आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयडरी। और आज के टाइम में जो हमें फैन मिलते हैं वो सिंपल फैन नहीं होते, वो इस तरह के एम्ब्रॉयडरी वाले अभी फैन आपको मिलते हैं। जैसे प्लास्टिक फैन तो आजकल मिलते ही मिलते हैं, साथ में अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट का फैन लोगे तो वो डिजाइन, कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, उसमें फर लगे होंगे, मिरर वर्क, गोल्ड वायर, तो सारी चीज, जरदारी वगैरह उसमें आपको देखने को मिलेगी। Embroidery, temple carving and sculpture demonstrating their board culture significance. These artistic representation highlight not only the physical presence of पंखा but also their symbolic role in the rituals and social hierarchy। तो ये जो चीजें हैं ना, ये फैन जो है, ये सिर्फ हमें हवा देने के लिए ही नहीं है, किसे हमें हवा दे रहा है, ये सिंबल है, ठीक है, सिर्फ हाईलाइट नहीं करता, ये फिजिकल प्रेजेंस को भी हाईलाइट नहीं करता कि हाँ हम थे, ये सिंबल भी है हमारे रिचुअल्स के, और हमारी सोशल जो हायरार्की थी उसके लिए भी किसका काम करते हैं, सिंबल का काम करते हैं। हाँ, कि उस टाइम पर भी लोगों ने फैन का यूज किया था, और अपनी इंपोर्टेंट सेरेमनीज में वो किसका यूज करते थे, फैन का यूज किया करते थे। इन अर्ली इंडियन सोसाइटी पंखा फुलफिल बोथ रिलीजियस एंड रॉयल फंक्शन। इसको रिलीजियस और रॉयल फंक्शन दोनों जगह यूज किया जाता था। भगवान को हवा करने के लिए मंदिरों में कुछ लोग ऐसे फैन लेकर खड़े होते थे और इस तरीके से वो
हवा क्या करते थे भगवान को। आपने पुरानी अगर मूवी देखी होंगी राजा महाराजा, तो राजा के दोनों साइड में दो लोग खड़े होते थे और राजा को इस तरीके से हवा कर रहे होते थे, क्योंकि उस टाइम फैन वगैरह तो थे नहीं, लाइक इलेक्ट्रिक फैन तो थे नहीं, तो वो लोग खड़े होकर राजा को इस तरीके से क्या करते थे, हवा कर रहे होते थे, जिससे राजा को रिलैक्स हो। तो रिलीजियस और रिचुअल्स, रॉयल फंक्शन, दोनों ही जगह पर फैन का यूज किया जाता था। राजा के यहाँ पर हो गया, कोई शादी वगैरह फंक्शन है वहां पर यूज हो गया, मंदिरों में भी इसका यूज होता था। विद इन टेम्पल्स दे वर एम्प्लॉयड टू फैन, दैट इज ड्यूरिंग रिचुअल वर्शिप। जो टेम्पल्स में, विद इन टेम्पल्स में यूज करते थे, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, वो एक मतलब जॉब होती थी, मंदिर में भगवान को हवा करना, उनको सैलरी वगैरह सब कुछ दी जाती थी। सिंबलाइजिंग डिवोशन, devotion, care and reversion. This act is regarded as a service that enhance the sensitivity of the ritual environment. तो यह हमारे एनवायरमेंट को एक रिचुअल एनवायरमेंट बना देता था कि ये हमारा क्या था, एक हमारा कल्चर था इसको यूज करना। इन रॉयल कोर्ट पंखास प्रोवाइडेड कंफर्ट टू किंग्स। रॉयल कोर्ट में जो किंग्स होते थे उनको कंफर्ट प्रोवाइड कराते थे। नोबिलिटी टिपिकली ऑपरेटेड बाय अटेंडेंट्स। दिस ड्यूअल फंक्शन अंडरस्कोर द पंखा सिग्निफिकेंस अक्रॉस वेरियस सोसाइटल स्ट्रेटा फ्रॉम स्क्वायर स्पेस ऑफ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। वहां जितने भी लोग खड़े होते थे, जो जितने भी अटेंडेंस लगाते थे राजा के यहाँ पर, जो भी नोबेल्स आते थे, जो भी राजा महाराजा के दोस्त वगैरह आते थे, उन सबको इस तरीके से ही हवा की जाती थी। वो लाइनों से बैठे रहते थे और उनके आसपास जो लोग खड़े होते थे वो उनको इस तरीके से क्या करते थे, हवा किया करते थे। तो पंखे का यूज ऐसी जगहों पर किया जाता था। तो इसकी एक बहुत ही लॉन्ग हिस्ट्री रही है, किसकी, पंखे की। और ये पंखा जो है ये अपने अंदर बहुत सारे कल्चर रिचुअल्स को समेटे हुए है। ठीक है, पंखे ने बहुत सारी हिस्ट्री कवर की है, शादियां कवर की है, सेरेमनीज कवर की हैं, राजा की सारी बातें कवर की हैं, क्योंकि वो हवा करते थे तो जो भी होता था वो सब उनके कानों तक जाता था। ओवर टाइम पंखा डेवलप इन साइज, और टाइम के साथ साथ जो पंखे का साइज था वो भी डेवलप होता चला गया। एंड फंक्शनैलिटी द रेंज्ड फ्रॉम स्मॉल हैंड हैंडल फैंस टू लार्ज, स्मॉल से वो लार्ज बनते हुए चले गए। सिर्फ सिचुएशन ये थी कि किस कंडीशन क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता था। सस्पेंडेड मॉडल्स दैट रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू ऑपरेट, सम लार्जर पंखास वर डिजाइन्ड टू बी पुल्ड बाय कॉर्ड्स जनरेटिंग एयर फ्लो इन प्लेस एंड लार्ज हॉल्स। जो सम लार्ज फैंस थे या लार्ज जो पंखा थे उनको इसलिए डिजाइन किया गया था, कॉर्ड्स के थ्रू ऐसा जनरेट किया गया था कि वो पूरे हॉल को हवा दे सके। इतने बड़े बड़े फैन थे कि यहाँ से हवा करो आप तो वहां तक हवा जाती थी। इसको हिलाने के लिए भी ना 102 लोगों की जरूरत पड़ती थी, किसी एक इंसान की तो बस की वैसे भी बात नहीं थी। इतने बड़े बड़े डंडे लगाए जाते थे, उसमें तो दो दो लोग मिलकर उससे हवा करते थे। और कुछ लोग तो ऐसे थे, ऊपर से उन्होंने उसको हैंग कर दिया और रस्सी के थ्रू उसको इस तरीके से मूव कर रहे हैं जिससे कि वो हिलेगा। ठीक है, स्विंग टाइप। डिस्पाइट दीज वेरिएशन देयर प्राइमरी पर्पस रिमेन कंसिस्टेंट टू प्रोवाइड कूलिंग एंड कंफर्ट। और इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता था, आपको कंफर्ट देना और आपको कूलिंग देना। As a craftsmanship, advanced पंखा also emerged as the object of aesthetic value and artistic expression। और जैसे जैसे क्राफ्ट्समैन बढ़े उन्होंने इनको एडवांस करना शुरू कर दिया, इसमें आर्ट करनी उन्होंने एस्थेटिक वैल्यू दे दी, इसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिया। जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, तो लोगों ने इनको शेप साइज वगैरह सब कुछ अलग अलग देना शुरू कर दिया। फिर जो क्राफ्ट्समैन थे ना उन्होंने अपने क्राफ्ट्स के थ्रू इनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड रूट्स अक्रॉस द इंडियन, ट्रेड रूट्स मतलब जो लोग यहाँ आते थे वो भी इसको देखते थे, समझते थे, यहाँ से अपने यहाँ भी लेकर गए। धीरे धीरे करके ये हर जगह स्प्रेड हो गया। सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड पंखास बिकम इम्पोर्टेंट कल्चर एंड कमर्शियल कमोडिटीज। फिर पंखा जो था वो एक कल्चरल और कमर्शियल कमोडिटी में भी काउंट होने लग गया था। देयर एस्थेटिक क्वालिटीज and distinctive craftsmanship render them desirable in both local and international market। क्राफ्टमैन ने जो इसको चेंज करा, जो इसको न्यू स्ट्रक्चर दिया, उसकी वजह से ये लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। जो बाहर से भी लोग ट्रेडिंग करने आते थे
उन इसकी डिमांड उनके लिए भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्टेड पंखास अलोंग एस्टैब्लिश्ड रूट, जो ट्रेडर्स थे वो अपने रूट्स के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। फैसिलिटिंग रीजनल इन्फ्लुएंस ऑन डिजाइन, the exchange fostered the diversity of pankhas style throughout India and elevated them from functional implements to estimate culture आर्टिफैक्ट्स। तो उन लोगों ने इसको एक्सचेंज किया, अब उन्होंने अपनी जो डाइवर्सिटी थी वो डाल दी। जब इंडिया से लेकर जाते थे तो वो हर जगह से लेकर जाते थे, तो वो एक ही साथ में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी को लेकर जा रहे हैं। यूपी का अलग, बिहार का अलग, बंगाल का अलग, राजस्थान का अलग, गुजरात का अलग, उड़ीसा का अलग, हर जगह के जो फैन थे उनका स्ट्रक्चर, उनका डिजाइन अलग अलग था। तो जो लोग यहाँ से इनको लेके जाते थे वो डाइवर्सिटी ऑफ पंखा स्टाइल लेकर जाते थे। उन्हें हर जगह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंखा देखने को मिलते थे, और वो यहाँ से जब लेकर गए ना उनको, तो सिर्फ वो एक फैन नहीं लेकर गए हैंडमेड, वो पूरा का पूरा कल्चर लेकर चले गए। वो पूरा का पूरा इंडिया उठाकर लेकर चले गए। अब पूरा इंडिया वो कैसे लेकर गए? डाइवर्सिटी फॉर्म में। ओके, जो डाइवर्सिटी थी, अब एक फैन एक जगह से उठाया, यूपी से उठाया तो वहां से उसका कल्चर मिला, बिहार से उठाया तो वहां उसका कल्चर मिला, तो पूरी तरीके से वो पूरी जो डाइवर्सिटी इंडिया में देखने को मिलती है वो पूरा का पूरा ही उसको लेकर गए थे ट्रेड के थ्रू। नोटेबल एस्पेक्ट्स ऑफ पंखा इज द रीजनल डाइवर्सिटी इन देयर डिजाइन। और हमें वो डाइवर्सिटी देखने को कैसे मिलती है? उसके डिजाइन में, उसके जो मटेरियल्स है उसमें। although their fundamental function remain unchanged, artisan across India adopted पंखास using locally available resources। और पंखे को जब वो बनाया जाता था तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक लग्जरियस या फिर एक्सपेंसिव मटेरियल को वो लेकर आ रहे हैं। वो पंखे को बनाने के लिए अपने आसपास जो कॉमन चीजें थी उन्हीं का यूज करते थे। अब मुझे अगर कोई चीज बनानी है तो मैं मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि मेरे आसपास जो चीजें हैं मैं उनसे ही उसको बनाऊं। ऐसा नहीं है मैं उसके लिए कुछ खास या पर्टिकुलर कुछ चीजें लेकर आऊंगी जब मुझे कहीं से भी मिले। मेन है अपने कल्चर को उसमें शो करके दिखाना। तो मेरे आसपास जो चीजें हैं उन्हीं से उसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब उसको फंक्शंस दिए गए, उसको जो बनाया गया पंखा को, तो जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज थे हमारे पास में उन्हीं से हमने उसको बनाना शुरू करा। कॉमन मटेरियल्स, जो कॉमन हमारे आसपास चीजें इजीली मिल जाती है उसको कलेक्ट करना शुरू किया, लाइक बम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, ब्रास, लेदर एंड डेकोरेटिव बिट्स, छोटे छोटे मोती उसमें लगाए गए। इस रीजन इनकॉर्पोरेटेड डिस्ट्रक्टिव आर्टिस्टिक एलिमेंट्स। हर एक एरिया उसके रीजन में जो चीज अवेलेबल थी इजिली उसने उसका यूज करना शुरू कर दिया। मेकिंग पंखास एक्सप्रेशन ऑफ लोकल आइडेंटिटी, ट्रेडिशन एंड क्राफ्टमैनशिप। इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको एक लोकल आइडेंटिटी मिली, क्योंकि अब मुझे पता है जिसके यहाँ जो चीज मिलेगी वो उससे बना रहा है, तो ये चीज जहां मिलेगी तो सिंपल सी बात है आप उसके नाम से ही उसमें लगे मटेरियल्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चीज किस जगह की है। तो वो अपने आसपास, अब जैसे बम्बू है, बम्बू कहाँ मिलते हैं? बम्बू ज्यादातर आपको असम या ईस्टर्न साइड में मिलते हैं। तो हम इजिली बता सकते हैं ये प्रोडक्ट किस साइड का है? ईस्ट साइड का है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ हम कुछ प्लेसेस के नाम पढ़ेंगे कि किस जगह कौन से टाइप के हमें फैन देखने को मिलते हैं इन राजस्थान। अब राजस्थान राजाओं का शहर है तो सिंपल सी बात है वहां पर छोटे टाइनी फैन तो आपको देखने को मिलेंगे नहीं, वहां पर आपको बहुत ही लार्जेस्ट जो फैन है इस टाइप के फैन आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े फैन, क्योंकि वहां राजा महाराजा थे उनको हवा करने के लिए चाहिए, तो छोटे टाइनी फैन तो वहां जरूरत है ही नहीं। हाँ लोगों को जरूरत है बट रॉयल कोर्ट में इस तरीके से लार्जेस्ट फैन की जरूरत है। Pankhas exemplify a diverse array of artistic techniques. Artisans produce applique fans from species of colorful fabric, zardori fans, embellishment with intricate gold thread embroidery. अब यहाँ जो था ना राजस्थान में जो पंखा था वो बहुत ही आर्टिस्टिक टेक्निक से बनाया जाता, लगना भी तो चाहिए भाई राजस्थान का है, तो उसकी जो टेक्निक थी वो बहुत ही डिफरेंट टेक्निक से उसको बनाया जा रहा था। और उसको जो प्रोड्यूस किया जा रहा था एप्लीक्यूज फैन था, स्टिच किया जा रहा था पीस ऑफ कलरफुल फैब्रिक, एक सिंगल फैब्रिक में नहीं बनाया जाता, तो इस तरीके से अलग अलग फैब्रिक का यूज किया जा रहा था। छोटे छोटे अलग अलग फैब्रिक के जो पीसेस थे
उनको एक साथ ज्वाइन करके एक लार्ज फैब्रिक बनाया जा रहा था और उस फैब्रिक में जरदोरी डिजाइन किया जा रहा था, जरदोरी फैंस का, और गोल्ड थ्रेड से उसको डिजाइन एम्ब्रॉयडरी उस पर की जा रही थी। एनग्रेव ब्रास टेम्पल फैंस एंड पेंटेड कार्डबोर्ड फैंस ऑफर टू डेटिसाइज आर आल्सो प्रिवलेंट। उस पे एनग्रेव किया जा रहा था, ब्रास टेम्पल वगैरह बनाए जा रहे थे। These design reflect राजस्थान वाइब्रेंट कल्चर। और ये जो टेम्पल, ब्रास, जरदोरी, कलरफुल फैब्रिक, इससे ये पता चल रहा था कि वो कहाँ का है। देखो राजस्थान में कलरफुल चीजें थोड़ी ज्यादा होती है, कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ज्यादा होती है और गोल्ड थ्रेड से यूज किया जा रहा था। तो इन सब को देखते हुए इन डिजाइन्स को क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था ये सारी चीजें, कि ये चीज कहाँ की है, राजस्थान की, उसका जो वाइब्रेंट कल्चर था। एंड्यूरिंग ट्रेडिशन ऑफ डेकोरेटिव आर्ट where everyday objects are elevated to works of art। जो वो डेकोरेट किया जा रहा था जिस तरीके से, उसको जो आर्ट उसमें यूज की जा रही थी, उससे सिंप्लीफाई ये हो रहा था, आप देखते ही बता सकते थे कि वो चीज कहाँ की है, राजस्थान की। अगर आपको कोई चमक धमक की चीज दिखा दी जाए, कलरफुल दिखा दिया जाए, घाघरा टाइप का दिखा दिया जाए, तो आप देखते क्या बता दोगे कि ये कहाँ का है, राजस्थान का है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको डेकोरेट किया जा रहा था। नेक्स्ट है गुजरात। अब गुजरात में चीजें डिफरेंट कैसे थी, राजस्थान का हमने देख लिया, गोल्ड थ्रेड से उस पे वर्क था। अब राजस्थान में क्या था, इज रिकॉग्नाइज फॉर इट्स रोबस्ट ट्रेडिशन ऑफ होम बेस्ड क्राफ्टमैनशिप। यहाँ पर होम बेस्ड क्राफ्टमैनशिप ली गई थी कि जैसे घरों में बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से बनाया गया था, पर्टिकुलरली अमंग वुमेन आर्टिस्ट, और उसको ज्यादातर विमेन्स बनाती थी। दे क्रिएट कॉटन फैंस, कॉटन फैंस होते थे, कॉटन फैब्रिक होता था, एडोर्न विद मिरर वर्क, और उसमें मिरर लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे, उसमें मिरर्स लगाए जाते थे, बेड लगाए जाते थे, मोती लगाए जाते थे बेड्स, और जो मिरर वर्क था उससे हमें ये पता चलता था ये किसका है, गुजरात का। फैंस फीचरिंग सिल्वर हैंडल, और उसका जो ये हैंडल होता था नीचे वाला, ये सिल्वर हैंडल होता था। एंड हैंड स्टिच लेदर फैंस फ्रॉम द कच्छ रीजन, और हैंड स्टिच होता था लेदर फैब्रिक से, और ये फैन कहाँ बनता था, कच्छ रीजन में। दीज लेदर फैंस आर फ्रिक्वेंटली एम्बलिश्ड विद इन इंट्रिकेट थ्रेड एंड वूल वर्क किया जाता था। अदर इसको मतलब किनारों से इसको फर का देना और साइज फर बना देना और साइज सबका डिफरेंट डिफरेंट करना, तो ये सारी चीजें आगे की जाती थी। डेमोन्स्ट्रेटेड द स्किल एंड क्रिएटिविटी ऑफ लोकल कम्युनिटी, और ये सारा काम कौन करता था, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, वो अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखाती थी। वेस्ट बंगाल आर्टिसन क्राफ्ट डेलिकेट फेंस फ्रॉम सोला, अ टाइप ऑफ वाटर ग्रास। सोलह एक टाइप ऑफ वाटर ग्रास होती है, पानी में से मिलती है, ये वाटर ग्रास होते हैं। इस वाटर ग्रास से क्या बनाए जाते थे, वेस्ट बंगाल में फैन बनाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में किससे बनाए जाते हैं, सोले से। सोले क्या है, एक वाटर ग्रास है जो पानी में मिलती है, और एंड पाम लीफ से, जो पाम लीफ होते हैं, ताड़ के पत्ते जो होते हैं, उनसे बनाए जाते हैं। और ये दोनों ही चीजें वेस्ट बंगाल में इजिली में मिल जाती हैं, और ये दोनों ही बहुत ज्यादा लाइट वेट होती हैं, ताकि आप हैंड से मूव कर सको। और ये दोनों ही जो फैन है वो आपको वेस्ट बंगाल में हर एक घर में जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। नोन एज तालपत्र पंखा विच कंटिन्यू टू बी कॉमन इन हाउस होल्ड, जो हर घर में मिलना बहुत ही ज्यादा कॉमन था। तो देखिए अभी हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा, वेस्ट बंगाल, गुजरात और राजस्थान की। इन जगहों पर किस तरीके से फैन देखने को आपको मिल रहे थे, किस टाइप के फैन यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका अदर रीजन आल्सो मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डाइवर्सिटी ऑफ पंखा डिजाइन। अब देखिए इन स्टेट्स ने बना लिया तो बाकी स्टेट पीछे थोड़ी रहेंगे, उनका भी तो पूरा राइट है भाई फैन बनाने का, तो उन्होंने भी अपने डिजाइन में फैंस को बनाना स्टार्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश इज नोटेड फॉर इट्स लग्जरियस हैंड फैन। उत्तर प्रदेश भी फेमस है अपने लग्जरियस फैन के लिए। यूपी बिहार में हैंडमेड फैन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे एम्बलिश विद प्योर गोल्ड, वहां प्योर गोल्ड सिल्वर जरी का यूज किया जाता था, एज वेल एज सिल्क साटन फ्रिल्स का यूज, ये इनको जो बोलते हैं, इनको फ्रिल्स बोलते हैं जो साइड में लगाई गई है, इन साटन फ्रिल्स का यूज किया जाता था। सिल्वर गोल्ड जरी का यूज किया जाता था, सिल्क का फैब्रिक लिया जाता था। ठीक है, इस टाइप के फैन कहाँ देखने को मिलते हैं, इस टाइप के फैन आपको बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। उड़ीसा एंड बिहार आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर लार्ज पाम लीफ फैंस एंड ड्यूरेबल बम्बूस फैन, और उड़ीसा और बिहार में इस टाइप के फैन आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, बम्बू लीव्स, पाम लीव्स फैन होते हैं ये, और बम्बू फैंस भी बनाए जाते हैं। वैल्यू फॉर देयर पेरिडिक्लिटी, ट्राइबल कम्युनिटी थ्रू आउट इंडिया क्राफ्ट पंखास, और फिर उसके बाद ट्राइबल कम्युनिटी भी आ जाती है। उड़ीसा बिहार ने बना लिए, सबने बना लिए, तो ट्राइबल कम्युनिटी भी अपने फैंस बना रही थी पूरे इंडिया में। उनके जो फैंस थे उन्होंने भी क्या लगाया था, नेचुरल मटेरियल लाइक ग्रास, केन, बम्बू स्टिक्स एंड मेटल्स, इन सब चीजों को बनाकर ट्राइबल कम्युनिटी ने अपने फैन बनाए। दीज फैंस आर फ्रीक्वेंटली डेकोरेटेड विद जियोमेट्रिक पैटर्न्स, बट जो इनके फैंस थे, जो ट्राइबल्स के फैन थे, ये जियोमेट्रिक पैटर्न में से थे। लाइक इस टाइप से पैटर्न बना दिया उन्होंने, ठीक है, इस टाइप से हर एक अलग अलग आपको पैटर्न देखने को मिलते थे, जो कलर से, धागे से, वो इस टाइप के पैटर्न्स बनाते थे। एंड डिस्टिंक्टिव व्हाइट इंक डिजाइन, और व्हाइट इंक से उस पर डिजाइन किया करते थे। वो उसमें अपने गॉड को शो करते थे, अपने एनवायरमेंट को, आसपास का जो फॉरेस्ट है उसको अपने फैन में शो करते थे। मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो अपने पूरे ट्राइब से रिलेटेड जो चीजें थी उनको किसके अंदर डाल देती थी, फैन में। व्हाइट इंक डिजाइन और रेड बैकग्राउंड होता था, और व्हाइट इस तरीके से डिजाइन किए जाते थे। रिफ्लेक्टिंग इंडिजिनियस आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, जो उनका इंडिजिनियस ट्रेडिशन था, जो उनका खुद का ट्रेडिशन है, वो उसको किस पे शो कर देते थे, फैन पे। इन सम इंस्टेंस सिल्क एंड ब्रास आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू एंटीक्यू ट्राइबल पीस, एनहेंसिंग देयर यूनिकनेस एंड वैल्यू। और उसी की वजह से उनके जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के फैन थे उनको एक यूनिक और एक स्पेशल वैल्यू सोसाइटी में मिली, क्योंकि उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने अपने कल्चर को डाल दिया किसमें, फैन में। उनके जो गॉड होते थे उनकी तस्वीर को बना देना, फॉरेस्ट को बना देना, या जो भी अलग चीज है उनके ट्राइब्स में, उसको वो किस पे शो कर देते थे, जल्दी बता दो, फैन में। ठीक है, तो ये वो चीजें थी जिसमें हमने देखा कि हर जगह अलग अलग तरीके से फैन का यूज किया जा रहा था। हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने कल्चर को फैन पर शो करके दिखा रहा था। अब है इन कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ पंखा हैज चेंज कंसाइडेडली। अब धीरे धीरे क्या हम वही हैंड फैन यूज करते रहेंगे, मैं ये नहीं बोल रही कि वो गलत है, बट आज के टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम बन चुका है। आज के टाइम में आपने किसी को नहीं देखा कोई इस टाइप से यूज कर रहा है। हाँ, रास्ते वगैरह में आपने अगर किसी को देखा हो तो वो चीज अलग है, बाकी अब कोई यूज हैंडमेड फैन का यूज कोई नहीं करता। अब वो सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम है, लोग अपने घरों में सजाने के लिए उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिक टाइम आ चुका है, अब लोगों को इलेक्ट्रिक फैन की जरूरत है। The widespread adoption of electric fans and air conditioning system has rendered traditional पंखा largely obstacle in daily life. अब डेली लाइफ में लोगों को जो हैंड फैन थे उनका यूज नहीं होता, अब डेली लाइफ में लोग इलेक्ट्रिक फैन और एसी वगैरह अपने घरों में लगवाने लगे हैं, तो डेली लाइफ में इनका यूज करते हैं। इंस्टेड दे आर नाउ वैल्यू एज डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट, और वो जो हैंड फैन थे वो आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट बनकर रह गए हैं। अप्रिशिएटेड फॉर देयर क्राफ्टमैनशिप एंड कल्चर सिग्निफिकेंस, और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उस क्राफ्टमैनशिप को जो उन्होंने हमें दी है। मैनी इंडिविजुअल्स डिस्प्ले देम एज वेल डेकोर और कलेक्ट देम एज आर्टिफैक्ट्स प्रिजर्विंग देयर एस्थेटिक अपील डिस्पाइट डिमेंस्ड प्रैक्टिकल यूज। आज के टाइम में भी कुछ इंडिविजुअल लोग उसको ले जाते हैं, उसको क्या करने के लिए, डेकोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए अपने घरों में लोग आज भी हैंड फैन्स को रखते हैं, बट यूज नहीं करते। वो सिर्फ एक शो पीस बन चुका है जो वॉल पे हैंग आउट रहता है, जिसको हम सिर्फ देख के कहते हैं यार बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक सिर्फ शो पीस बनकर वो रह गया। यूज करने के लिए नहीं लेके जाते, हम लेकर जाते तो है उसको, बट सिर्फ एज अ कलेक्ट करने के लिए एंड डेकोरेटिव, एज अ डेकोरेटिव आइटम। ओके, ये फैन है, देखिए ये हैंड फैन है गुजरात का, हैंड फैन राजस्थान, हैंड फैन राजस्थान, ये भी राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का हैंड फैन, ये गुजरात का, ये राजस्थान का, अलेक बाबा उड़ीसा का, कच्छ गुजरात का, ये बिहार का, वेस्ट बंगाल राजस्थान बंगाल, और ये गुजरात, एंड ये सिंधी दिल्ली। अब आपने हाँ मोर पंख के भी फैन देखे होंगे जिसमें इस टाइप से सर्कल में होता है, ये तो दिल्ली वगैरह में बहुत ज्यादा कॉमन है। पूरा क्या होता है, मोर के पंख लगे हुए होते हैं और उसको एक फैन की शेप दी होती है, लोग इसको अपने घरों में डेकोरेट करने के लिए लेकर आते हैं। डिस्पाइट चैलेंजेस फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जैसे ही एडवांस टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्नाइजेशन आया, तो जो हमारा जो कल्चर था वो कहीं पीछे
छूट गया है। हम सिर्फ उसको देखते हैं, समझते हैं, बट यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें हैबिट हो चुकी है इलेक्ट्रिक चीजों की, जिससे हमें इंस्टेंट रिफ्लेक्शन मिले। अब उसमें हाथ भी तो दर्द कर जाते हैं यूज करते करते, बट इलेक्ट्रिक फैन से हमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब चीजें, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, एडवांसमेंट हो चुका है। द पंखा ट्रेडिशन persists, there has been renewed interest in handcraft and सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। अब ये सिर्फ एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट बन चुका है और हैंडक्राफ्ट बन चुका है, विच है रिवाइव डिमांड फॉर क्रिएटिवली डिजाइन पंखा। अब हम क्रिएटिवली पंखे को बना तो सकते हैं, बट यूज करने के लिए नहीं। आर्टिजन्स आर एडॉप्टिंग देयर डिजाइन टू कंटेम्परेरी टेस्ट व्हाइल मेंटेनिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। वर्कशॉप, एग्जीबिशंस एंड कल्चरल इनिशिएटिव आर एसेंशियल इन प्रमोटिंग दिस क्राफ्ट, offering artisan platform to showcase their work and sustain their livelihood। अब आप क्रिएट करो, फैंस बनाओ, हैंड फैंस बनाओ, बहुत ज्यादा उसको डेकोरेट करो, क्रिएट करो, सारी चीजें कर दो, बट सिर्फ किसके लिए? एग्जीबिशंस के लिए, ट्रेडिशनल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वर्कशॉप के लिए, और एसेंशियल इन प्रमोटिंग दिस क्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए, प्लेटफॉर्म को एक शोकेस देने के लिए, एज अ वर्क सस्टेन करने के लिए, सिर्फ इनके लिए कर सकते हैं आप इसको यूज। ऐसा नहीं है ये चीजें बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गई, आज भी हैं, बट सिर्फ आपको कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं ये? एग्जीबिशन में, वर्कशॉप वगैरह में ये चीज देखने को मिलती है, सिर्फ एज अ डेकोरेटिव आइटम। अब देखिए, इन कंक्लूजन द पंखा रिप्रेजेंट मोर देन अ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स। अब इसका ये कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, ये जो पंखा है ये सिर्फ एक यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट रह गया है, सिर्फ इसके हम जो यूजेस है उसको देख सकते हैं, उतना यूज मतलब ऐसे यूज भी नहीं है कि हम उससे हवा कर रहे हैं, बट सिर्फ डेकोरेटिव आइटम, इन चीजों में वो यूज में आता है। इट सिंबलाइज इंडिया रिच कल्चर। बट आप उसको देख के अपने इंडिया का जो कल्चर है ना, रिच कल्चर, उसको समझ सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका हेरिटेज देख सकते हैं, आर्टिस्टिक डाइवर्सिटी देख सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी देख सकते हैं, फ्रॉम इट्स ओरिजिन एज अ फेदर इंस्पायर्ड, और इसका ओरिजिन देख सकते हैं कि ये ओरिजिनेट कैसे हुआ है, एक फेदर से कहा पूरा का पूरा एक बिग लार्ज फैन हमें देखने को मिलता है, सिर्फ एक छोटे से फेदर से। टूल टू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ डेकोरेटिव आर्ट फॉर्म, और इसको एक कॉमन चीज से एक डेकोरेटिव आइटम तक जो इसका डिस्टेंस थी वो इसने कवर करी, वो देख सकते हैं। द पंखा embodies the ingenuity and creative to of generation of artisans, although modern technology has diminished its functional role. Ongoing efforts to preserve and promote this craft ensure its continued vitality as a meaningful and value tradition। इसने हमें एक वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन दिया जिसको हमने आज तक संभाल के रखा हुआ है। तो फैन क्या है? फैन एक ट्रेडिशनल चीज है जो आज तक हमारे पास एज अ सेफ रखी हुई है। कहां से कहां तक इसने अपनी जो डिस्टेंस थी वो कवर की है। अब देखिए इसकी कुछ सेंट्रल थीम समझ लेते हैं हम। ये जो चैप्टर था हमारा पूरा खत्म हो चुका है, अब हम इसकी सेंट्रल थीम देखेंगे। सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम ऑफ विंड चेंज इज द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड अर्जेंट नीड टू प्रिजर्व दैट इन फेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसकी जो सेंट्रल थीम है क्राफ्ट है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, और अर्जेंट नीड, अगर लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली गई तो हम अर्जेंटली किसका यूज कर सकते हैं? फैन का यूज कर सकते हैं। मॉडर्न फेस ऑफ मॉडर्न, एंशियंट टाइम से लेके इसने हमें मॉडर्न बना दिया, उसी से हमने इस इलेक्ट्रिसिटी फैन को बनाया है। द पंखा हेड फैन इज नॉट मेरली अ कूलिंग डिवाइस इन दिस आर्टिकल, इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया आर्टिस्टिक हेरिटेज। ये सिर्फ एक कूलिंग डिवाइस नहीं है, ये इंडिया का एक आर्टिस्टिक हेरिटेज है, रीजनल आइडेंटिटी है। हर रीजन की अपनी एक आइडेंटिटी है। स्किल लेबर ऑफ जनरेशन है, क्राफ्ट पर्संस के बारे में बताता है, कितनी मेहनत से लोगों ने इसको क्रिएट किया होगा। द आर्टिकल यूज द पंखा टू एक्सप्लोर सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम्स। जैसे क्या क्या इंटरकनेक्टेड थीम्स हैं? कल्चरल आइडेंटिटी है, हेरिटेज, एवरी वेराइटी ऑफ पंखा है, जैसे राजस्थान जरदोरी फैंस है, बंगाल में सोलर फैंस हो गया। रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ सोल, द रीजन, उस रीजन की जो सोल है, उस कल्चर की जो सोल है, उसको एज अ फैन हम देखते हैं। द पंखा इज नॉट जस्ट अ क्राफ्ट, इट इज अ स्टोरी। ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं है, ये पूरी एक स्टोरी है, फेदर से लेके फैन तक की। इट कैरीज विद इन द हिस्ट्री, इसने हिस्ट्री कैरी कर रखी है, एस्थेटिक, रिचुअल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, ठीक है, ये सारी चीजें इसने कैरी कर रखी हैं। सेकंड है आपका
ट्रेडिशन वर्स मॉडर्निटी, ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ. द अराइवल ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है डिस्प्लेस द पंखा फ्रॉम एवरीडे यूज. इलेक्ट्रिसिटी के आने की वजह से जो हमारे फैन थे वो डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं एवरीडे यूज में. इट हैज मूव फ्रॉम हाउस होल्ड नेसेसिटी. अब ये नेसेसिटी नहीं रही है किसी भी इंसान के हाउस होल्ड में, अब ये सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम रहे हैं. दिस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अ ब्रॉडर टेंशन in Indian society between preserving traditional way of life and adopting to modern. अब हमने क्या करा, ये एक बहुत बड़ी टेंशन है कि हमने अपने क्राफ्ट को छोड़कर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर तो डिपेंड हो गए हैं, साथ ही साथ हमारा जो ट्रेडिशनल है वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है. टेक्नोलॉजिकल कन्वीनियंस. क्राफ्ट पीपल इन बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंखा मेकिंग इट इज नॉट जस्ट अ कल्चर एक्टिविटी बट अ सोर्स ऑफ इनकम. क्राफ्ट पीपल के लिए ये सिर्फ एक कल्चर नहीं था, कल्चर एक्टिविटी नहीं थी, ये उनके लिए एक इनकम सोर्स भी था. जब वो बनाते थे मार्केट में बिकता था तो उनके लिए क्या हो गया, वो एक इनकम सोर्स भी हो गया. तो वो उसको अब सोर्स के साथ साथ वो उसको प्रिजर्व करके भी रखते थे. वो जो क्राफ्टशिप थी, वो जो कल्चर था वो उसको स्टोर करके प्रिजर्व करके रखा हुआ था उन्होंने. प्रिजर्विंग द लाइवलीहुड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वर्कर, और इसकी वजह से लोगों को बहुत काम भी मिलता था. सेलिब्रेशन एज प्रिजर्वेशन. One of the article's most important ideas is that the first step to saving a dying craft is to celebrate it, to create awareness, appreciation and demand. Workshop, exhibition, public interest are shown as practically tools for keeping the crafts alive. आज भी एक ऐसा नहीं, आज के टाइम में ये जो क्राफ्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है. आज के टाइम में भी ये क्राफ्ट जिंदा है, बट जिंदा किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में. लोगों का इंटरेस्ट आज भी है, वो लोग इसको आज भी इस ये जो ट्रेडिशन है हमारा, इसको आज भी देखना चाहते हैं, बट सिर्फ वर्कशॉप में, एग्जीबिशन में पब्लिक इंटरेस्ट है उसको देखने का. क्राफ्ट जिंदा है, लाइव है, बट सिर्फ एज अ डेकोरेटिव आइटम, नॉट फॉर नेसेसिटी. ओके, तो ये थी इसकी सेंट्रल थीम, जिसमें लोग इसको देखते तो हैं, रखते तो हैं, बट ठीक है. फिर हमारे कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे प्लम का मीनिंग होता है फेदर, जो प्लम लीफ होते हैं उसका मीनिंग क्या है, फेदर. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ. टेस्टिमोनी, एम्ब्रॉयडरी, निडल वर्क, निडल से जब हम किसी पे कोई डिजाइन बनाते हैं, निडल और थ्रेड से जब किसी भी फैब्रिक पर हम डिजाइन बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी, निडल क्राफ्ट भी बोलते हैं. सबसेंटल commonality, a high degree of shared characterize of or feature, intricate, complex and elaborate can products craft from the flexible outer skin of rattan stalks. Encrusted, covered or decorated, restricted, limited or confined. Applicable, a technique in which a smaller piece of fabric are sewn onto a large base fabric. छोटे छोटे फैब्रिक को लेकर एक लार्ज फैब्रिक बनाओ तो उसको एप्लीक्यू बोलते हैं. जरदोरी, ये एक एम्ब्रॉयडरी है, इसको एलोबरेट किया जाता है मेटल एम्ब्रॉयडरी से. डिलीवर फ्रॉम द पर्शियन वर्ड जर, जर का मतलब होता है गोल्ड, जब गोल्ड से काम किया जाता है उसको जरदोरी बोलते हैं, जरदोजी. Engraving, ये डिजाइन है cut onto a piece of metal or stone. Embellishment, decorated, add-on, industrious, self-motivated and hard-working. Indigenous, originate from occurring naturally in a particular place. Native, show a type of water grass with light white inner stem. इसके अंदर white inner stem होते हैं. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था विंड्स ऑफ चेंज, जो कि हमारा फिनिश होता है आज. इसी के साथ, इसी चैप्टर के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो फिनिश हो गया. तो चलिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे हम एक न्यू चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.